हेलो एवरीवन, प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुरभि है। आई एम योर हिंदी टीचर। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। ये चैप्टर 5 का पार्ट 3 है। आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम दोहा 6 से स्टार्ट करेंगे। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भावरे के भय, नदी शरावत मोर। आपने रहीम के 5 दोहों का आनंद लिया। इस आनंद के साथ साथ आपने इस बात पर भी ज़रूर ध्यान दिया होगा कि दोहे के अर्थ और भाव को कैसे समझा जाए। हमने पिछले वीडियो में, पिछले 2 पार्ट में रहीम के कितने 5 दोहे को समझा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे दोहे को समझना चाहिए, कि पहले एक बार दोहा पढ़ो, उसके बाद उसका टिप्पणी या फिर उसका जो कंटेंट है उसको पढ़ो और वापस से फिर से दोहा पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या शब्द क्या कहना चाहता है। राइट। तो क्या अब आप खुद से ही किसी दोहे को व्याख्यायित कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए तो, यही ना। तो फिर हो जाओ तैयार और एक बार ये दोहा फिर से पढ़ लो और आपकी बुक में जो टिप्पणी है उसको साइड में रख के इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है। प्रसंग है काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर मनुष्य के व्यवहार में बदलाव। जब किसी को हमारा ज़रूरत होता है, किसी को हमारा काम होता है, तब वो हमसे अच्छे से बात करता है। राइट। लेकिन जब उसका काम हो जाता है या फिर उसे हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो फिर तू कौन मैं कौन वो वाला किस्सा हो जाता है। तो मनुष्य का व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है। वो इस दोहे में बोला है। उदाहरण है कि विवाह में दूल्हे द्वारा सिर पर पहने जाने वाला एक प्रकार का मुकुट। ओके। कुछ और कहकर कवि ने व्यवहार को स्पष्ट न करते हुए भी बहुत कुछ स्पष्ट किया है। यह वक्रोक्ति का अच्छा उदाहरण है। इन सारे शब्दों को मैंने समझाया है पिछले वीडियो में। सीधे सीधे बात न कहकर किसी अन्य प्रकार से अगर बात की जाए तो उसे क्या कहेंगे, वक्रोक्ति कहेंगे। सीधे सीधे अगर कोई बात या कोई उदाहरण ना दे हम किसी को समझाने के लिए, लेकिन घुमा फिरा कर बहुत सारे उदाहरण देके अगर उस बात को समझाने का ट्राई करेंगे तो वो क्या हो गया, वक्रोक्ति हो गया। ठीक है। और शब्द के प्रयोग के लिए कुछ और उदाहरण है कि वहाँ चितवन और कछु जिही बस होत सुजान। और सेकंड है कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ठीक है, ये और के उदाहरण थे। तो ये इस दोहे में क्या बोल रहे हैं कि प्रसंग क्या है इस दोहे का, कि काम पड़ने पर या फिर काम निकल जाने पर मनुष्य के व्यवहार में बदलाव। इसको डिटेल में आप खुद एक बार सॉल्व करके देखना। ओके। 7वां देखते हैं कि वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बांटने वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। जो मेहंदी को रंग। मूल पाठ से दोहा संख्या 7 को शब्दार्थ सहित पढ़े। यानी कि आपकी बुक में जो शब्दार्थ या टिप्पणी आती है वो हो, उसको साइड में रखो और फिर उसमें से देखने का प्रयास करो कि क्या हो सकता है। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम टाइम में भी अगर आपने कोई दोहा नहीं पढ़ा है या आप भूल गए हो और वही पूछ डाला, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है ये दोहा। ओके। यानी कि अगर आप खुद से 1-2 बार ऐसे ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको समझा जाता है दोहे को।
फिर आप उसको रिगार्डिंग, आपको याद हो कि इसके लिए ये उदाहरण दिया था, तो आप उसके रिगार्डिंग भी लिख सकते हो, राइट। तो ये ज़रूर ट्राई करें। आप कुछ लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि क्या रखा है परोपकार में। रहीम के इस दोहे की दूसरी पंक्ति में कुछ ऐसा संकेत है। ओके, परोपकार में क्या रखा है। ओके, तो अब आप खुद इसको एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें दृष्टांत अलंकार भी है, वो क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। अभी तक आपने रहीम के क्या पढ़े, दोहे पढ़े, हमने दोहे पढ़े, 7 दोहे पढ़े उनके। अब एक सौरठा पढ़ते हैं, सौरठा। ओके, आपके मन में अवश्य प्रश्न उठता होगा कि यह सौरठा होता क्या है, और इसके बारे में हम इसी पाठ में आगे पढ़ते हैं। सौरठा है कि रहीमन मोही न सुहाय अभी पियावे मान बीनू बरु विष दे बुलाए मान सहित मरिबो भलो। प्रस्तुत सौरठे में रहीम ने आत्मसम्मान के महत्व को रेखांकित किया है। आत्मसम्मान, ठीक है। रहीम कहते हैं कि यदि कोई मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा कर अमृत पिलाए तो मुझे वो स्वीकार नहीं है। अगर कोई मुझे मेरे आत्मसम्मान को, मेरे ईगो को हर्ट करके मुझे अमृत पिलाए तो भी मुझे वो बिल्कुल नहीं पचेगा, यानी कि मुझे वो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। जबकि प्रेम और सम्मान के साथ यदि कोई मुझे जहर भी प्रस्तुत कर देगा तो भी मैं उसे पीकर मरना पसंद करूँगा। व्यक्ति को आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। वो कहता है ना कि जहाँ पे अगर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो वहाँ आपको बार बार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपको आपके आत्मसम्मान की वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो यदि किसी से उसका आत्मसम्मान छीन लिया जाए तो जीवन में कुछ भी नहीं बचता, और फिर वह अमर होकर भी क्या करेगा। यदि कहीं प्रेम और सम्मान मिलता है तो जहर पीने में भी नुकसान नहीं है। ओके, इन शॉर्ट, अगर कोई आपको बार बार ऐसे आपके आत्मसम्मान को, आपको ईगो को हर्ट कर रहा है तो आपको उससे दूर रहना में ही भलाई समझनी चाहिए। कॉज आपका आत्मसम्मान ही सबसे फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि जीवन में प्रेम से अधिक पाने को और कुछ भी नहीं। हो सके उतना प्रेम बांटो, हो सके है उतना प्रेम लो, क्योंकि हम जब दूसरों की वैल्यू करेंगे तभी लोग हमारी वैल्यू करेंगे, ये हमें पता है। तो हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ओके, सामाजिक संबंधों की ऊष्मा और सार्थकता प्रेम में ही है। जहाँ प्रेम है वहाँ व्यक्ति के सम्मान की रक्षा भी है। इसी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति से लेकर राष्ट्रों तक ने युद्ध लड़े हैं। बहुत से लोगों ने निजी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है। इसके बिना जीवन की कल्पना ही क्या, और यह मिल जाए तो फिर और जीने की कामना भी छोड़ी जा सकती है। अगर आपको पता चल जाए कि आपने कुछ ऐसा काम कर लिया कि लोग आपको सदियों तक याद रख सके, तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा कि आप जल्दी मर जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप अमर भी हो गए हो लेकिन आपका आत्मसम्मान ही कोई नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके अमर होने की, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया की सारी चीज़ें, यानी कि धन है, दौलत है या पद है, जो आज है वो कल नहीं भी हो सकती, और यदि आज नहीं है तो कल प्राप्त की जा सकती है। अगर हमारे पास अभी पैसा नहीं है, अभी कोई पद नहीं है, अभी हमने कुछ अचीव नहीं किया है, तो भविष्य में हम वो पा भी सकते हैं, राइट। और अगर अभी है हमारे पास ऑलरेडी, तो क्या पता वो कल है कि नहीं है। पर व्यक्ति सम्मान को एक बार खोकर पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम देखते हैं ना, कोई भी रिलेटिव की बात कर लो, कि अगर कोई ऐसा आपका रिश्तेदार है या दोस्त है या कोई भी अगर उसकी आपकी नज़रों में वो एक बार गिर गया है तो क्या वो दोबारा से उठ पाएगा। आप उसके बार
आप उसके बारे में कितना भी अच्छा सोचने का ट्राई करो, लेकिन आप उसको 100% नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि एक बार आपका भरोसा उस पर से उठ गया है, राइट। तो क्या वो इंसान अगर सही भी है और वो कितना भी ट्राई कर ले कि अपने आप को साबित करने का, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपका सम्मान सामने वाले की नज़र में गिर गया है तो वापस पहले जैसा करना असंभव है। विश्वास की बात है, ओके। ये तो आत्मसम्मान पर दुनिया की विभिन्न भाषाओं के बहुत से कवियों और शायरों ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। यही सिर्फ यहाँ पे 2 उदाहरण दिए हैं कि आवत ही हुलसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी ताह न जाई, कंचन बरसे मेह। ये तुलसीदास का है। जहाँ आपको देखकर दूसरे व्यक्ति को प्रसन्नता ना हो और उसकी आंखों में प्रेम दिखाई न पड़े, तो वहाँ चाहे सोना भी बरस रहा हो, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये बोल रहा है तुलसीदास कि अगर आपको देखकर सामने वाले के मन में ज़रा सी भी प्रसन्नता ना हो, कुछ रिलेटिव्स की बात कर लो, आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे मेहमान आते होंगे, तो वो जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर आप किसी के घर पे जा रहे हो तो आपको देखकर किसी और को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि कहाँ से आ गए यार अभी, है ना। तो और उनकी आंखों में ज़रा सी भी प्रेम भावना ना दिखाई दे आपको, तो भले ही वो आपकी करीबी क्यों ना हो, आपको उसके घर नहीं जाना चाहिए, भले ही वहाँ सोना क्यों नहीं बरस रहा, ओके। सेकंड है कि बंदगी में भी वो आज़ादी वो खुद भी है कि हम उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वाह न हुआ। गालिब ने कहा है ये। हम भक्ति में भी इतने स्वाभिमानी हैं कि अगर हमारे पहुंचने पर काबे का दरवाज़ा खुला न हो तो उल्टे लौट आए। भक्ति में भी इतने स्वाभिमानी हैं कि अगर हमारे पहुंचने पर काबे का दरवाज़ा खुला नहीं होता तो भी हम उल्टे लौट आते हैं। ध्यान से 2 बार समझना, इसे बहुत ही अच्छा लिखा है। इस सॉर्ट है कि दूसरी पंक्ति सुक्ति के रूप में इस तरह प्रचलित है कि प्रेम सहित मरीबो भलो जो विष देई बुलाए, ओके। सुक्ति के रूप में, यानी कि ये जो रहीम का भी हम जो दोहा पढ़ रहे हैं उसकी सेकंड में क्या लिखा है कि प्रेम सहित मरीबो भलो जो विष दे बुलाए, यानी कि अगर जो प्रेम से बुला रहे हैं अगर वो विष भी दे देंगे तो वो हमें पीना मंजूर है। आइए अब एक उनके बरवे के बारे में बात करते हैं। 9 है कि बाहर लेके दीवा वार न जाए, सासू ननंद ठीक पहुँचत देत बुझाए। प्रस्तुत बरवे में रहीम ने आतुरता से प्रिय की प्रतीक्षा में रत गृहस्थ नायिका के मनोभाव का वर्णन किया है। शाम हो चुकी है, नायिका के पति के घर लौटने का समय हो गया है। वह दिन भर के बिछड़े अपने प्रिय से मिलने के लिए आतुर है। जैसे हस्बैंड है वो ऑफिस पे है और उसकी वाइफ है वो उसका घर लौटने का इंतज़ार कर रही है, पूरा दिन घर में काम धाम कर रही है और शाम हो चुकी है और उनको उनके प्रिय से मिलने के लिए वो आतुर है। उसका एक एक पल प्रिय की आहट की प्रतीक्षा में है। यह आतुरता इतनी बढ़ चुकी है कि उससे घर के भीतर नहीं रुका जा रहा है। वह बार बार दिया जलाकर द्वार पर जाती है और पर अपने आवेग के खुल जाने तथा सास और ननंद के ताने के डर से रास्ते में ही बैठी अपनी सास और ननंद तक पहुँचते पहुँचते उसे बुझा देती है। यानी क्या बोल रही है, उससे रहा नहीं जा रहा है कि तो वो क्या करती है, दिया लेकर बार बार बाहर जाती है, द्वार यानी कि दरवाजे पे जाती है कि आए कि नहीं आए ये देखने के लिए, लेकिन उसकी सास और ननंद के ताने के डर से वो उस दिए को वापस बुझा देती है और वही रास्ते में बैठ जाती है। नायिका गृहस्थ है, यानी कि वो क्या है, एक जिसे हाउस वाइफ बोलते हैं ना वो। तो नायिका क्या है, गृहस्थ है और अपनी आतुरता को प्रकट नहीं होने देना चाहती। साथ ही उसे भय है कि बाहर जाने पर सास और ननंद उसे ताना भी दे सकती है और प्रताड़ित भी कर सकती है।
गृहस्थ प्रेम का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ। एक गृहस्थ प्रेम यानी पारिवारिक प्रेम का एक बहुत ही सुंदर चित्रण इस बरवे में किया गया है। लोक संस्कृति पर रहीम की गहरी पकड़ का ये उत्तम उदाहरण है। लोक संस्कृति पर श्रृंगार रस है तथा भाषा कौन सी है इसकी? अवधि। ओके। 10वां देखते हैं कि लेके सुधरु खुरपिया पिय के साथ छैबे एक छतरिया बरखत पात। यानी कि आपने अभी अभी एक बरवे छंद का आनंद लिया, यानी जो नौवा था वो क्या था? एक बरवा था। ये 10वां भी एक बरवा है। ओके। तो अब अगले बरवे पर ध्यान देते हैं कि शब्द तो समझ में आ ही रहे हैं हमें कि क्या बोल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी इसमें से शब्द कुछ हमें समझ में आ रहे हैं। हाँ, बस मानक हिंदी से थोड़ा सा भिन्न रूप है बोलचाल की अवधि के इन शब्दों का। यानी कि हमने देखा कि मानक भाषा किसे कहते हैं, स्थानीय भाषा किसे कहते हैं, राइट? तो ये हमें पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे उस मामले में हमें थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है इसे समझने के लिए। तो थोड़ा सा प्रयास करके हम इसको समझते हैं कि यहाँ पहले बरवे की तरह गृहस्थ प्रेम का चित्रण है। भला क्या करना चाहती है नायिका और किसके साथ? इन प्रश्नों के उत्तर बहुत स्पष्ट है और इन्हीं की व्याख्या को विशेष रेखांकित करना है। ओके। तो एक बार आप फिर से उस दोहे को देखना, बरवे को देखना और खुद से एक बार ट्राई करना कि आप उसे कैसे क्या समझते हो। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम यहीं